हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं अल्जाइमर्स के बारे में। जो अल्जाइमर है ये क्या होती है, क्यों होती है और क्या इसके कारण हो सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि अल्जाइमर जो है एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डिजनरेटिव का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी बीमारी जिसमें न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होता है ना। डिजनरेशन वर्ड का जो मतलब है वो डिस्ट्रक्शन होता है या ख़त्म होना। न्यूरॉन्स किसी भी कारण से अगर ख़त्म होते हैं और उसके कारण से कोई बीमारी ब्रेन में जनरेट होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़। अब ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये कैसे होती है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसमें अफेक्ट होता है, क्या क्या कंडीशंस अपने को देखने को मिलती हैं। तो पहले अगर हम लोग कारण की बात करें ना, तो कारण सबसे पहले जो कारण होता है वो एज फैक्टर होता है। एज फैक्टर में क्या होगा कि एज फैक्टर में अगर किसी पेशेंट की उम्र मोर देन 65 ईयर है ना, 65 साल से ऊपर है, तो उस पेशेंट को क्या होता है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें प्रॉब्लम्स होगी, याददाश्त की, मेमोरी की प्रॉब्लम्स होगी रिलेटेड टू दिस। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका, पहला हमने देख लिया कि इसका एज फैक्टर जो है मोर देन 65 ईयर्स है ना। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री हम कैसे देखेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट के फैमिली में बैक में जाके हम देखेंगे हिस्ट्री में, तो किसी भी पेशेंट की अगर कंटिन्यू हिस्ट्री में ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो हम इसको जेनेटिक भी बोल सकते हैं, है ना। एक फैमिली हिस्ट्री हो गई, तीसरा कारण है इसका जेनेटिक, और जेनेटिक में जो जीन है उसका नाम है APOE4, APOE4। तो APOE4 जो जीन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिकली किसी भी पर्सन में इस प्रकार की बीमारी को डेवलप करने के लिए। एक कारण है इसका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी क्या हो सकता है कि इसका एक मूल कारण हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस, जो डायबिटीज मेलाइटस है वो तो अपने को पता है कि किसी न किसी कंडीशन में लाइफस्टाइल जो है वो लाइफस्टाइल भी एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इसका एक डिजीज कंडीशन का, ये हो सकता है। लाइफस्टाइल कैसे अफेक्ट करेगा कि कोई पर्सन है टाइमली स्लिप जो पैटर्न है वो अफेक्ट हो रहा है, डाइटरी पैटर्न है जो अफेक्ट हो रहा है, तो ये जो स्टाइल है लाइफ स्टाइल है ये भी किसी पेशेंट को अल्जाइमर्स को प्रोड्यूस करने में क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक कारण हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग फेज होती है ब्रेन में, जो बीटा एमिलोइड्स जो होते हैं, फ्लेक्स जो होते हैं, या ट्राउ जो प्रोटीन्स होती हैं, जो तो क्या होता है कि जो ट्राइंगल होता है वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिपोजिशन से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इनका जो डिपोजिशंस है टाउ प्रोटीन्स का और बीटा एमिलोइड्स फ्लेक्स का कहाँ पे होगा, ये ट्राइंगल्स में जमा होगा ब्रेन में। अब हम इसकी कुछ जो साइन सिम्टम्स हैं उनकी बात करते हैं कि साइन सिम्टम्स हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो साइन सिम्टम्स में हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मेमोरी है हमारी, जो याददाश्ती है, वो याददाश्ती पेशेंट की अफेक्ट हो जाएगी। अफेक्ट कैसे होगी कि अफेक्ट इस प्रकार से होगी कि पेशेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें हम दोनों चीज़ों का अफेक्ट करेंगे, है ना। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि देखो परमानेंट डिजनरेशन न्यूरॉन्स का जो होता है ना वो परमानेंट होता है, और परमानेंट होता हो जो डिजनरेशन होगा तो उसमें जो चेंजेज होंगे वो भी क्रोनिक चेंजेज होंगे, ये चीज़ हमें को याद रखना है। तो क्रोनिक जो चेंजेज होंगे उसमें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में मेमोरी का अफेक्ट होगा, है ना। तो मेमोरी का जो अफेक्ट है अमनेसिया जैसा हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कि किसी भी पेशेंट में जो डिल्यूशंस जो हैं, डिल्यूशंस हम देखने को मिलेंगे पेशेंट में कि डिफरेंट टाइप्स के जो डिल्यूशंस हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जो वर्ड्स को जो याद कर, जो रिमेंबर की जो कैपेसिटी है पेशेंट की, वो पेशेंट की रिमेंबर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसमें अफेक्ट हो जाएगी। समय समय की जो इम्पोर्टेंट जो टाइमली जो पीरियड में होता है, समय के साथ में जो लोगों को पहचानने की, जो आइडेंटिफाई करने की जो कैपेसिटी होती है, ऐसा चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि कोई बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग क्या करता है कि कुछ लोगों को पहचान नहीं पाता, है ना। एक एज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसका मतलब स्टोर्ड जो मेमोरी है, तो जो स्टोर्ड मेमोरी है वो स्टोर्ड मेमोरी रिकवर नहीं हो पा रही, ऑन टाइम पे वो यूज नहीं कर पा रहा,
तो इसका एक इफेक्ट हो गया कि किसी भी पेशेंट में न्यूरोडिजनरेशन के कारण उसकी जो स्टोर्ड मेमोरी है, जिन चीज़ों को वो जानता है, उन चीज़ों को वो क्या नहीं कर पा रहा, रीअप्लाई नहीं कर पा रहा, है ना। तो ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है जो मेडिकल जो हिस्ट्री होती है ना। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हम सिस्टमेटिक जब एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, तो उसके कारण से चीज़ें देखने को मिलती है कि पेशेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं दी लेकिन फिर भी वो अफेक्ट हो रही हैं। तो हम डायग्नोसिस क्या करें? डायग्नोसिस के बारे में तो हम जानते ही हैं कि हम डायग्नोसिस क्यों करते हैं। डायग्नोसिस हम करते हैं कि किसी भी बीमारी की कोज को असेस करने के लिए, है ना। कोज को कैसे असेस करेंगे हम? कि कोज को असेस करेंगे कि उसके जो बेसिक जो कारण है ना, जो बैक जो कारण है, जो बेसिक कारण है उसका, उस कारण को असेस करने के लिए जो डायग्नोसिस है, उस डायग्नोसिस के अंदर हम देखते हैं कि एक तो क्या होता है, सिस्टमेटिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का। सिस्टमेटिक जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें देखने को मिलती है कि एक ऐसा पेशेंट, जिस पेशेंट को अल्जाइमर जैसा डिजीज हुआ है, तो उस डिजीज में क्या होगा कि पेशेंट की कुछ चीज़ें हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि पेशेंट चीज़ों को जो तुरंत चीज़ें की गई हैं, है ना, तुरंत का मतलब ऐसा समझे कि हमने उसको 5 गिनने के लिए बोला गया या 5 वस्तुओं के नाम रख दिए उसके सामने और हम बोलेंगे कि इन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करो। तो ऐसी जो कंडीशंस है ना, ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाएगा, और रिकॉल नहीं कर पाएगा इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो मेमोरी है वो मेमोरी इसकी अफेक्ट हो गई है। हम बात करें एमएमएससी की, मिनी मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन होता है, तो मिनी मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं? बेसिकली हम यही देखते हैं कि रिकॉल की जो पावर होती है किसी पेशेंट की, वो कितनी % तक अफेक्ट हुई है ना, किन किन चीज़ों को वो रिकॉल कर पाता है, कितने टाइम की मेमोरी को रिकॉल कर पाता है। हम देखें कि अगर वो जैसे 10 मिनट की मेमोरी रिकॉल कर पा रहा है, वो 2 मिनट की मेमोरी रिकॉल कर पा रहा है या 5 मिनट की मेमोरी रिकॉल कर पा रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हम किसी भी पेशेंट में, तो क्या क्या हम डायग्नोसिस में देखेंगे उसको, हम देखेंगे सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, पूरा बेसिक हिस्ट्री हमने जांचना है। हम देखेंगे एमएमएसई मेंटल मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके अलावा क्या होता है? ब्रेन स्कैन। ब्रेन स्कैन में हम क्या देखेंगे? एमआरआई हम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सीटी स्कैन हम कर सकते हैं, है ना, पैट स्कैन हम कर सकते हैं। ये जो डायग्नोसिस की जो क्राइटेरिया हैं, इनमें हमने क्या देखा? हम हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं, सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मिनी मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है, इस चीज़ को हम असेस कर पा रहे हैं। कुछ ब्रेन की जो स्कैनिंग है, एमआरआई, सीटी, पीटी, है ना, ये जो चीज़ें हैं वो हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेशेंट का जो मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट किस तरह से अफेक्ट होगा। मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे? देखो, मैनेजमेंट किसी भी डिजीज़ का जो होता है वो इस बेस पे किया जाता है कि वहाँ पे हमारी जो बॉडी है इसमें अफेक्ट क्या हुआ है, रियल में जो अफेक्ट हुआ है उन चीज़ों को देखो कि या तो कुछ बढ़ा होगा या तो कुछ कम हुआ होगा। दो ही कंडीशन होती हैं जिसमें हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा हम सोचें कि इसमें क्या हुआ होगा कि कौन से केमिकल्स का इम्बैलेंस हुआ होगा ना, तो बेसिकली कोलिन एस्टीरेज जो एंजाइम्स होते हैं, कोलिन एस्टीरेज एंजाइम्स होते हैं, उनका जो लेवल है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, ऐसा हमें देखा है। तो क्या करेंगे हम करेंगे कि ऐसी मेडिसिन हमें देनी है, वो दवाइयाँ हमें देनी है पेशेंट को, जो दवाइयाँ कोलिन एस्टीरेज जो एंजाइम है उसके क्या करें? सिंथेसिस को इनहिबिट करे, है ना, या फिर इंक्रीज होने वाली जो प्रोसेस है उसको क्या करे? रोके। तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ होगी? तो जिनको हम बोलेंगे कोलिन एस्टीरेज इनहिबिटर्स। ऐसी दवाइयाँ जो कोलिन एस्टीरेज को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, उनके लेवल को डिक्रीज करने का काम करती हैं, तो उन दवाइयों को हम बोलते हैं कोलिन एस्टीरेज इनहिबिटर्स। तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आएगी? जैसा हम देख रहे हैं डोनेपेनेजिल, एक मेडिसिन का नाम है डोनेपेनेजिल, एक मेडिसिन का नाम है गैलेंटामाइन, ऐसी दवाई जो कोलिन एस्टीरेज इनहिबिटर्स का काम कर रही हैं। एक है रिवास्टिगमाइन, ये जो मेडिसिन हैं ये काम करती हैं कोलिन एस्टीरेज जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स के लेवल को डिक्रीज करने का काम करेगी या इनहिबिट करने का काम करेगी। तो क्या होने वाला है? एक मेडिसिन होगी मेमेंटामाइन,
है ना। मेमेंटिन जो मेडिसिन है ये क्या करती है, जो सिम्टम्स जो होते हैं उनको धीरे धीरे डिक्रीज करने का काम करेगी। तो सिम्टम्स जो है डिक्रीज होंगे धीरे धीरे। इसके बाद साथ में हमें कुछ थेरेपीज स्टार्ट करनी है। थेरेपीज कैसे, ऐसी थेरेपीज जो लाइफ स्टाइल को क्या करती हों, अफेक्ट करती हों, सुधारने का काम करती हों, है ना। जैसे किसी पेशेंट को जो मेंटल जो एक्शन जो स्टेज है, मतलब मेंटल एक्टिवनेस जो है उसको करने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि आप कंटिन्यू रीड कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बुक्स आप रीड्स कर सकते हैं। और क्या हो सकती है, पहेलियाँ सुलझा सकते हैं। ऐसे काम देना है जिसमें दिमाग का यूज किया गया हो, है ना, ब्रेन का एक्टिविटी हो, ब्रेन का यूज किया गया हो, उन चीज़ों को हमें पेशेंट को देना है, उन थेरेपीज को पेशेंट को देना है हमें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम योगा की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जो योगा है उसकी टेक्निक को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मेडिटेरियन या माइंड जो स्टेबिलिटी है, इसके साथ में हम पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं कि कंटिन्यू जो एक्सरसाइज है, या बात करें हम लोग कि बेस्ट जो स्लीपिंग जो पैटर्न है ना, बेस्ट स्लीपिंग पैटर्न क्या होगा कि पेशेंट को सोने का जो सिस्टम है वो एक टाइमली मैनर में मैनेज करना है। जो टाइमली मैनर में जो मैनेज करेंगे सिस्टमेटिकली, जो स्लीपिंग जो पैटर्न होगा, और इसके बाद मेंटल का एक्टिवनेस होगा, तो क्या होगा, न्यूरॉन्स में एक्टिवनेस होगी और न्यूरॉन्स अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको कर पाएंगे। सोशल इंटरेक्शंस, लोगों से मेल जोल रखना है, गांव में चुपचाप नहीं बैठ जाना है, लोगों के साथ मुलाकात करनी है, लोगों के साथ बैठना है, लोगों के साथ बात करनी है ना। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है, क्योंकि देखो इससे आइडेंटिफाई होगी पेशेंट को, पेशेंट अगर भूल भी जाता है तो दोबारा से पता चलेगा कि ये रामलाल था, है ना, ऐसा समझ में आएगा उसको। तो क्या करना है हमें, पेशेंट को अकेले कमरे में बंद बिल्कुल नहीं करना है, ये बात हमें कतई ध्यान रखनी है। बाहर पेशेंट को लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाना है। एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है ना। स्ट्रेस को मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे कि पेशेंट को जितनी भी थेरेपीज हैं ये दी जाएंगी, और स्ट्रेस का रिलेटेड एंजाइटी से होता है, समझ पा रहे हैं ना। एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है नींदों से, और नींदों की मतलब क्या समझे हम लोग, ऐसा प्रॉब्लम जहां पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो हम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी जिससे उसको नींद आए। एग्जाम्पल के लिए आप, जब पेशेंट शाम को सोता है, रात को सोता है, तो उसको एक गिलास दूध दे सकते हैं, है ना। तो क्या है इसमें ये है कि ये नेचुरल सेडेटिव होता है। तो वो चीज़ें हमें यूज करनी है जिसपे स्ट्रेस का जो है वो मैनेजमेंट कम हो, है ना। इसमें क्या है कि बेसिकली जो पेशेंट था वो मेमोरी से अफेक्ट हो रहा था। भाई याद ही नहीं रहेगा तो तुम क्या ही कर पाओगे, है ना। क्या ही कर पाओगे मतलब पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, फैमिली मेम्बर में कौन है ना, रिलेटिव्स में कौन है, तो क्या फ़ायदा। तो हमारा जो बेसिकली रहेगा ये रहेगा ब्रेन की एक्टिवनेस पे। स्टार्टिंग फेज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी न्यूरॉन्स के डिजनरेटिव की। बात समझ में फिर यही देखना है कि न्यूरॉन्स का डिजनरेटिव होता है तो ये क्रोनिक कंडीशन है, और जो क्रोनिक कंडीशन होती है वो एक दिन में तो जनरेट नहीं होती और एक दिन में ठीक भी नहीं होती, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उस पेशेंट को सिस्टमेटिक थेरेपीज के द्वारा जो ब्रेन की जो बचे हुए जो न्यूरॉन्स हैं उनको हमें एक्टिव रखना है। तो एक्टिव रखना है तो जितना % डैमेज हुआ वो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है वो एक्टिवनेस के कारण वो क्या होगा, बेटर फंक्शंस करेगा, और लाइफ स्टाइल जो है, बेसिक जो लाइफ पैटर्न है वो रूटीनली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।